स्टार्ट करेंगे, समझेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ 30 क्वेश्चंस हैं जो रिपीट भी होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, जो कुछ क्वेश्चंस आपको मुश्किल भी लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस आसान लगने चाहिए। बट हिंदी पेडागोजी में आप लोगों की स्थिति जैसी है, क्योंकि जब से पेपर ऑनलाइन हुआ और उसके बाद ऑफलाइन में भी थोड़ा सा जो टर्म्स हैं उनको मुश्किल इंट्रोड्यूस किया गया, तो समझेंगे। पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, उसी तरह से यहाँ पे कोशिश की गई है 30x30 सीरीज़ में कि वैसे हम इसको 15 रखते थे बट कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों को मिक्स कर लें। पेपर 1 का एक सेट ले लिया, पेपर 2 का ले लिया, फिर कुछ नए क्वेश्चन जोड़ दिए, पुराने जोड़ दिए, ताकि हर तरह के क्वेश्चन हमारे मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस हो जाएं। 15 नंबर की हिंदी आती है, अगर आप ढंग से प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा। चलिए खैर समझते हैं कहानी। चलिएगा खैर, ये बातें चलती रहेंगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, आंसर कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से दो सीखने की वर्तमान समझ के अनुसार सत्य है? सीखने की वर्तमान समझ यानी प्रेजेंट नॉलेज ऑफ लर्निंग या अधिगम जिसको हम कह देते हैं। तो प्रेजेंट नॉलेज ऑफ लर्निंग की बात हो रही है कि सीखने की तबीयत बेटर है भैया, पहले से बेटर है बट समय लग रहा है, वीकनेस बहुत है। निम्नलिखित में से कौन से दो सीखने की वर्तमान समझ के अनुसार सत्य हैं? पहला ऑप्शन है त्रुटियां सीखने के वर्तमान समझ का मतलब क्या है? जो प्रेजेंट में हम जैसे लर्निंग को देखते हैं, और प्रेजेंट में लर्निंग को कैसे देखते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद के अनुसार देखते हैं। अगर हम देखें तो यानी बच्चे को एक्टिव रखना चाहते हैं हम। वर्तमान समझ से ताल्लुक यहाँ पे ये है, ये उर्दू निकल के आ रही है ना। वर्तमान समझ से जो मतलब है वो ये है कि रचनावाद या प्रेजेंट में हम लर्निंग को कैसे देखते हैं, और प्रेजेंट में रचनावाद या पियाजे वाइगॉस्की जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो ज्ञान की रचना पे फोकस करता है कि बच्चा सीखे और सीखने में गलतियां भी पार्ट हुई, यानी बच्चा सक्रिय रहे। कुल मिला के सीखने की वर्तमान समझ ये कहती है कि बच्चा क्या रहे? सक्रिय रहे, एक्टिव लर्निंग करे। ठीक, अब इन 4 ऑप्शंस में से जहां बच्चा एक्टिव है वो ठीक होंगे, चारों में है तो चारों ठीक होंगे। देखते हैं। त्रुटियां सीखने के क्षेत्र हैं या सीखने से संबंधित हैं, सीखने का एक पहलू है, एक पार्ट एंड पार्सल है, लर्निंग का ही एक हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सीखे और गलती कभी ना करे। तो गलती, त्रुटियां मतलब गलतियां, मिस्टेक्स, एरर्स, तो पार्ट ऑफ लर्निंग है। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव बात है, बच्चा एक्टिव है। त्रुटियां भाषा अधिगम में बाधा डालती हैं, ये सोच प्रेजेंट में नहीं है। कभी लोग मानते होंगे, व्यवहारवाद में मानते होंगे लोग, या किसी और विचारधारा में मानते होंगे। आज के समय में हम लर्निंग को ऐसे नहीं देखते कि जो लर्निंग है उसमें एरर्स अगर हो रहे हैं तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। नहीं, अगर गलतियां होंगी ही नहीं तो सीखेंगे भी नहीं। आप सीखेंगे तो गलतियां भी होंगी, वो पार्ट है उसका। कम होंगी, ज्यादा होंगी, सीखते सीखते सीख जाएंगे। त्रुटियों को तुरंत ही सुधार देना चाहिए, ये भी एकदम खराब चीज है, क्योंकि तुरंत ही का मतलब है आप बच्चे को मौका नहीं दे रहे खुद से एक्सप्लोर करने का, खुद से जानने का, खुद से अन्वेषण करने का। बच्चे को सक्रिय रखना है हमें, एकदम से उसके दिमाग में चीजें भर नहीं देनी है ना। वो कोई फोन नहीं है जिसमें सब कुछ फीड कर देना है। जग एंड मग मेथड कहते हैं इसको, कि जग है खाली बर्तन बच्चा, आप उसमें भर रहे हो ज्ञान, तो वो खराब तरीका। तुरंत नहीं सुधारना है, उसको मौका देना है गलती को रियलाइज कर पाने का। त्रुटियां शिक्षकों के लिए पृष्ठ पोषण का काम करती हैं, यानी न्यूट्रिशन का काम करती हैं, एक तरह से खाना देने का काम करती हैं कि बच्चे को हम और अच्छे से सिखा पाएंगे। आपको मौके मिलते हैं एज अ टीचर, जब आप बच्चों की गलतियां समझते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके मेथड में कहाँ कमी है, आप कैसे बेहतर सिखा सकते हैं, या कितना बच्चे ने सीख लिया है। तो ए पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, ये दोनों बातें यहाँ सही हैं, जो कि कितने लोग बता पा रहे हैं? 78% लोग सही जवाब दे रहे हैं। ठीक, तो ए तथा डी ये बात सही है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बी और सी सही नहीं है। ना तो गलतियां बाधा हैं त्रुटियां, और ना ही उनको तुरंत सुधारना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, जमाने भर से, मतलब जब से सीटेट है मुझे लगता है ये आ ही रहा है क्वेश्चन, बस इसकी फॉर्म चेंज हो जा रही है, पूछने का तरीका बदल जा रहा है। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगी कैसे और क्यों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। हाँ टाइम लगेगा हिबा, ठीक हो जाएगी तबीयत। आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। दीवार मिल गई बच्चे को तो वो जो हाथ में आएगा वो कुछ भी बना देगा उसका। फर्श पे भी वो चौक मिल गई, उसको चौक चलाने लगेगा। कोई कलर मिल गया, कलर, कोई मम्मी का काजल भी मिल गया, मतलब आजकल के जमाने में हमारी मम्मियां तो काजल पता नहीं ढूंढना पड़ेगा हमें तब मिलता, कहीं अगर मिलता भी तो, है ना। लेकिन आजकल तो ये कॉमन चीज है, आईलाइनर मिल जाएगा तो वो बच्चा जो हाथ में आ गया उससे कर लेगा। पेन मिल गया, पेंसिल मिल गई, कलम मिल गई, कागज मिल गया, जहां पे मिलेगा वो कुछ भी आड़ी तिरछी लाइनें खींचना शुरू कर देगा। ये क्या है? शुरुआती सालों में आरंभिक साक्षरता का भाग है, यानी पार्ट ऑफ एमर्जेंट लिटरेसी।
ये मैं इंग्लिश में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चंस भी ट्रांसलेटेड आते हैं लैंग्वेज में, अब इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन सेम ही रह गए हैं, ठीक है ना। देखते हैं, खैर फिर आते हैं अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं है। क्यों नहीं है भाई, मायने हैं, ये क्या है, राइटिंग की स्टेजेस में आता है एक तरह से, स्क्रिबलिंग बोल देते हैं इसको। स्क्रिबलिंग का क्वेश्चन बहुत जमाने भर से आता है, मतलब बहुत पहले से आता है। अब ये इमरजेंट लिटरेसी जो है 2-3-4 साल से पूछने लगा है, उससे पहले नहीं था। गणित का सीखना, यानी गणित सीख रहा है बच्चा, आड़ी तिरछी लाइन का मतलब गणित कब से हो गया। भाषा अधिगम है, भाई भाषा की तो ऐसा कोई खास समझ नहीं बन रही है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये आरंभिक साक्षरता का भाग है। बड़े लेवल पे अगर देखें तो भाषा के अंदर आ जाएगा, बट क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है तो हम क्यों जाएं इसमें। आरंभिक साक्षरता का भाग है, यानी इमरजेंट लिटरेसी, यानी बच्चा पेन पकड़ना सीख रहा है, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें ये वो जब बुक उठा करके, और उसको पढ़ना नहीं आता, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है बट वो पलट पलट के देख रहा है चीजों को, कोशिश कर रहा है पिक्चर्स से आइडिया लगाए कि इस कहानी में क्या होगा, वो भी इमरजेंट लिटरेसी का ही पार्ट है, यानी आरंभिक साक्षरता का ही पार्ट है। अभी साक्षरता आई नहीं है बट वो शुरुआत की एक्टिविटीज कर रहा है साक्षरता आने से पहले। तो ये इसको कहेंगे क्या, और इसको स्क्रिबलिंग कहते हैं। बट ये पार्ट किसका है, पार्ट है ये आरंभिक साक्षरता का, इमरजेंट लिटरेसी इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं, यानी राइटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इटसेल्फ। मतलब सीख रहे हैं आप, लिखना सीख रहे हैं, लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग इटसेल्फ, मतलब लिखना सीख रहे हैं, लिखने के द्वारा ही सीख रहे हैं कि जो मन में आए लिखो, ठीक है ना। तो प्रक्रिया उपागम है, उत्पाद है, दूसरे के लेखन की नकल करना इमिटेशन है, या बिंदुओं में लिखना है यानी पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। तो पॉइंट टू पॉइंट का कोई केस बनता नहीं है यहाँ, दूसरे के लेखन की नकल करना यानी इमिटेट करना, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लिखने के द्वारा लिखना सीखना, इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह के एग्जाम में, इसको प्रक्रिया उपागम कहते हैं। प्रोसेस है ना, यू आर लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग इटसेल्फ, मतलब आप लिखना सीख रहे हैं लिखने के द्वारा ही, यानी प्रक्रिया के माध्यम से आप लिखना सीख रहे हैं। आपके मन में जो आया, अपनी कोई बात आपको एक्सप्रेस करनी है, आप लिख करके ला रहे हैं, यानी यहां पे कोई फिक्स रूल हो जरूरी नहीं है। आप अपनी भावनाओं को या अपने विचारों को, किसी टॉपिक पे भी हो सकता है, ऐसे फ्री फ्लो में भी हो सकता है, आप लिख रहे हैं। प्रक्रिया उपागम पहले, अब इसमें भी कई सारी प्रोसेस स्टेप्स होते हैं कि आप ड्राफ्ट करेंगे, कोई चीज लिख रहे हैं किसी चीज के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं। उत्पाद उपागम जो है आपका, वो वैसा हो जाता है, एक तरह का मॉडल, आपको कुछ एक स्ट्रक्चर पहले से गिवन है, उसी बेसिस पे आप लिख रहे हैं। आपको कह दिया गया कि इस कहानी के जैसी ही दूसरी कहानी लिखो, बिल्कुल लगभग सेम ही होनी चाहिए, या फिर जो हम कहते हैं जिसको डिक्टेशन, श्रुतलेख, वो भी उत्पाद उपागम का ही उदाहरण है, यानी प्रोडक्ट राइटिंग का ही उदाहरण है कि आपको एग्जैक्ट पता है प्रोडक्ट फाइनल क्या होगा, इसी के अराउंड आपको चीजें लिखनी है। तो प्रक्रिया उपागम है लिखने के द्वारा लिखना सीखना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्या पूछा है, उत्पादक शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है, बताइएगा। उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना। शब्द संपदा से यानी वोकैबुलरी की बात हो रही है, शब्द संपदा मतलब से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं उनकी पहचान करते हैं, यानी जो शब्द हमने सुने और पढ़े उनकी पहचान कर रहे हैं हम, ये उत्पादक शब्द संपदा है। बट हमने इसमें क्रिएट क्या किया। फिर आता है वे शब्द जिनको हम बोलते समय प्रत्यास्मरण करते हैं, रिकॉल कर रहे हैं जिन शब्दों को हम, वे शब्द जिन्हें हम लेखन और वाचन में प्रयुक्त करते हैं। लेखन और वाचन मतलब लिखने और पढ़ने में, वाचन मतलब रीडिंग और राइटिंग में प्रयोग कर रहे हैं। तो उत्पादक का मतलब क्या हुआ, जहां पे हम प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्टिव स्किल जिसको हम कहते हैं। हम एक दिन स्किल का अलग से एक सेशन रखेंगे भाषा कौशल पे, सूबो पाली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। अब इन सूबो पाली में भी हम देखते हैं सूबो, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो सूबो पाली में भी आपको पता है सुनना और पढ़ना, इनको हम क्या कह देते हैं कि हम रिसीव कर रहे हैं कहीं से इंफॉर्मेशन को, और बाकी के दोनों जो हैं वो प्रोडक्टिव में चले जाते हैं, रिसेप्टिव में चले जाते हैं। हालांकि ये सवाल कुछ और कह रहा है तो इनकी बात हम नेक्स्ट अलग सेशन करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। उत्पादक शब्द संपदा यानी वो वोकैबुलरी आपकी जो आप प्रोड्यूस करते हैं, जिसको यूज कर रहे हैं, है ना, लिखने में और पढ़ने में, ठीक है। वे शब्द जिन्हें हम श्रवण व लेखन के दौरान पहचान नहीं पाते, नहीं पहचान नहीं पाते तो वो पैसिव हो जाता है एक तरह से, पहचान नहीं पाते, इवन पहचान नहीं पाते तो वो तो इवन वोकैबुलरी का हिस्सा भी नहीं है भाई, जिनको हम पहचान ही नहीं पाए, जिनको पढ़ के हमें समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे उत्पादक संपदा कहाँ गया, पोल पहले हटा दिया। तो उत्पादक संपदा किसका हिस्सा है, उत्पादक संपदा वे शब्द जिन्हें हम लेखन और वाचन में प्रयुक्त करते हैं,
है ना। पहले हम इसको उत्पादन संपदा को उत्पादक कौशल के रूप में देख रहे थे, बट पूछा कुछ और है क्वेश्चन ने, ठीक है ना, कि वो शब्द जिन्हें हम सुनते और पढ़ते हैं उनकी पहचान करते हैं, ये उत्पादक संपदा है? नहीं। वे शब्द जिनका हम बोलते समय प्रत्यास्मरण रिकॉल कर रहे हैं? नहीं। एक्टिव कहाँ है बच्चा? वे शब्द जिन्हें हम लेखन और वाचन में प्रयुक्त कर रहे हैं, यानी पढ़ने में भी और राइटिंग में भी, तो वो बार बार आ रहे हैं शब्द, ठीक है। आगे बढ़े, सिर्फ सुनते और पढ़ते हैं तो सुनते और पढ़ते में फिर रिसीविंग आ जाएगा सिर्फ, जबकि लेखन में सच में उत्पादन भी होगा और पढ़ के भी हमारे अंदर वो शब्द जा रहे हैं और फिर उसको लिखने में हमारे वो काम आएंगे। तो बेटर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ना कि फर्स्ट, क्योंकि वहां पे सिर्फ सुनना और पढ़ना दोनों ही रिसीविंग वाला हो गए। यानी रिसीविंग मतलब जो मैं अभी सुबो पाली आपको बताया था, सुनना और पढ़ना में दोनों में क्या है, ग्रम्यात्मक कौशल है, सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं आप, जबकि यहां पे उत्पादन भी शामिल होगा, जिसको कल को आप यूज भी कर पा रहे हैं, ऐसी वोकैबुलरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में कार्टून पुस्तकें, बहुत से चित्र वाली 10 पृष्ठीय छोटी छोटी पुस्तकें और समाचार पत्र रखे हैं, जिन्हें शिक्षार्थी जब चाहें या जब भी समय मिले पढ़ सकते हैं। यहां कक्षा में क्या करने का प्रयास किया जा रहा है? मतलब क्या है, एक प्राइमरी क्लासरूम में कार्टून वाली कुछ बुक्स रखी हैं, कुछ मैगजीन्स होंगी ऐसी जिसमें पिक्चर्स हैं चाचा चौधरी टाइप की, या कुछ और जिसमें सिर्फ प्रिंट के माध्यम से बच्चा फोटो देख देख के समझ जाए क्या कहानी चल रही है, और छोटी छोटी 10 प्रश्न की चित्र वाली जिसमें बहुत सारे चित्र हैं, फिर छोटी छोटी 2-4 लाइन लिखी हुई हैं, चित्र हैं, तो छोटी किताबें हैं। रीडिंग हैबिट बिल्ड करना चाह रहे हैं बच्चे में। ये क्या है, प्रयास किया जा रहा है किस चीज का? मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित किया जा रहा है, यानी प्रिंट रिच एनवायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाषा सीखने के लिए कि हमने आसपास क्लासेस में हम देखते हैं कि चार्ट्स लगे हुए हैं, है ना, कुछ और बना हुआ है, कोई कहानी का प्रिंट लगा हुआ है। उसी तरह से जब किताबों में बहुत सारे प्रिंट्स हैं, कार्टून है, चित्र हैं, तो मतलब हम मुद्रित समृद्ध या प्रिंट रिच एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे बच्चा भाषा को आसानी से सीख पाएगा। उसके आसपास हर जगह देखने को भाषा का काफी माहौल है, चाहे वो प्रिंटेड किताबें हैं, चार्ट्स हैं क्लासरूम में, है ना, कोई एक्टिविटी है। शिक्षार्थियों में पठन संबंधी आदतों का विकास होना, ये बात ठीक है, लेकिन मुख्य जो बात है वो ये है कि प्रिंट रिच एनवायरमेंट है, ऐसा एनवायरमेंट जहां अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर मिल रहे हैं बच्चे को पढ़ने के, किताबें देखने के। ऐसा नहीं है कि एक क्लासरूम है बस और एक बोर्ड है, बाकी कुछ है ही नहीं देखने को, ना कोई किताब है ना कोई प्रिंट मटीरियल है, ठीक है ना। शिक्षार्थियों में ये अपने आप हो जाएगा, पहले आपको ये परिवेश तो सृजित करोगे तब तो आदत का विकास होगा। शिक्षार्थियों में पठन समूह सृजित किए जा रहे हैं, समूह की तो बात ही नहीं है, अकादमिक परिवेश नहीं, इसको प्रिंट रिच एनवायरमेंट करते हैं। बाकी तीनों बातें आपको सही लग सकती हैं, बट टू द पॉइंट यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसका आंसर यही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है कक्षा 3 की अध्यापिका, क्लास 3 है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को विशेषण पढ़ाते समय, यानी एडजेक्टिव पढ़ा रही हैं, है ना, यानी विशेषण वो शब्द जो किसी की विशेषता बताएं, जैसे चालाक लोमड़ी हम पढ़ते थे बचपन में, ठीक। तो पढ़ाते समय उन सभी शब्दों की सूची बनाने के लिए कहती है जो किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की खूबी का वर्णन करे। भाई किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई विशेषता बताई जा रही है, विशेषण उन्हीं शब्दों को हम कह रहे हैं, संज्ञा के बारे में। यह कार्य सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए कहती हैं, यानी जो बच्चे के क्लासमेट्स हैं, उसके दोस्त हैं, जिनके साथ वो पढ़ता है, सहपाठी जो हैं उसके, उनके साथ चर्चा करने को कहा गया है विशेषण शब्दों के बारे में, ठीक। शब्द संपदा बढ़ाने का यह कौन सा तरीका, यानी आप वोकैबुलरी बढ़ा रहे हैं बच्चे की, कौन सा तरीका है ये? शब्दों के साथ संबंध बैठाना, संबंध बैठा रहा है बच्चा यहाँ पे, कैसा संबंध बैठा रहा है? रिश्तेदारी मजाक कर रही हूँ, मतलब संबंध कहाँ बैठाने की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे विशेषण पढ़ाते समय सूची बनाने को कह दिया कि कौन से शब्द विशेषण है, फिर ये वस्तु या विस्थान की खूबी का वर्णन कर रहे हैं, उन शब्दों को पहचानना है उसमें से, और फिर चर्चा करनी है, ठीक। तो ये कौन सा टेक्निक है? वर्णन करने वाले शब्दों की बात हो रही है, सिर्फ वर्णन की नहीं, विशेषण की बात हो रही है। संदर्भ में विशेषण, सिर्फ विशेषण की ही बात नहीं है, बहुत सारे शब्दों में से विशेषण छांटना है। इसका मतलब शब्द तो बाकी भी आने चाहिए, जो नॉर्मल संज्ञा है, सर्वनाम है, उन सब, और विशेषण है या और बहुत सारा के शब्द हैं, उन शब्दों में से विशेषण को छांटना है, तो इसका मतलब बाकी शब्द भी तो आते होंगे बच्चे को, तो सिर्फ विशेषण सिखाना थोड़ी है ये। यहाँ पे संदर्भ में शब्द संपदा है कि आपकी जो वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है वो कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, कि आपने एक चैप्टर पढ़ाया, मान लीजिए चालाक लोमड़ी, अब लोमड़ी का चालाक होना क्या है? विशेषण है, तो ये संदर्भ में आपने विशेषण सिखा दिया, अलग से विशेषण के रट्टे नहीं लगवाए हैं, ठीक है ना। तो ये संदर्भ में शब्द संपदा है, इसमें चाहे विशेषण होता चाहे संज्ञा होती, बात बराबर होती, आंसर यही होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन, आता ही है इस पे क्वेश्चन, इस पे हम अलग से एक सेशन भी रखेंगे।
तो भाषा अधिगम और अर्जन के विषय में कौन सी बात सही नहीं है, यानी नॉट राइट। मुद्रित का मतलब है प्रिंटेड, प्रिंट रिच एनवायरमेंट, जहां पे जैसे ये नोट है तो इस पे कोई एक इमेज बनी हुई है, किसकी, एलोरा की गुफाएं, 20 रुपए का नोट है, तो ये प्रिंट है, प्रिंट, ये मुद्रित है। प्रिंट रिच एनवायरमेंट उसी को कह रहे हैं जहां मुद्रित परिवेश हो। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं 82% लोग। भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट पूछा है। यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। बात तो सही है, हमें चाहिए नेगेटिव, है ना, नॉट चाहिए, नहीं लिखा हुआ है, तो ये तो सही बात है। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम के में व्यवधान डालती है, ये बात आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बात गलत है। हम तो यहाँ पे बहुभाषिता की बात कर रहे हैं कि जितनी भाषाएं हो सके आप सिखाइए बच्चे को, है ना, और उसकी मातृभाषा का भी प्रयोग करिए। जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, त्रिभाषा सूत्र, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति है वो कह रहे हैं कि आप बहुभाषिता की बात कीजिए, त्रिभाषा सूत्र की बात कीजिए। बच्चे की मातृभाषा को भी सपोर्ट कर रहे हैं, स्कूल की भाषा भी सीख रहा है, वो कोई एडिशनल लैंग्वेज वैकल्पिक विषय भी पढ़ रहा है संस्कृत की तरह या और जो अन्य भाषाएं हैं। और हम यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रथम भाषा है, जो मातृभाषा है, मान लीजिए बच्चे को जो भाषा आती है वो नई भाषा सीखने में उसको दिक्कत देगी, नहीं, हमें तो हेल्प क्रिएट करनी है उस भाषा से, तो दिक्कत नहीं देगी, ये बात गलत हो जाएगी। भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होना चाहिए और फिर उसके स्वरूप को समझने की बात होनी चाहिए, ये बात अपनी जगह सही है। यहाँ अर्थ समझ में आ जाए बच्चे को, फिर उसका स्ट्रक्चर समझाइए आप। भाषा प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करती है, ये बात एकदम सही है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है सेकंड लैंग्वेज के लिए एक ब्रिज का काम करेगी, हेल्प क्रिएट करेगी। आपको हिंदी आती है, अब हिंदी से आपको इंग्लिश में सीखनी है चीजें, तो आप कुछ हद तक, जैसे मैं अभी मुद्रित परिवेश की बात हो रही थी तो मैंने आपको प्रिंट रिच एनवायरमेंट बता दिया। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको आसानी समझ में आ जाते हैं, बच्चे मतलब छोटे बच्चे, मजाक कर रही हूँ, मतलब जो लर्नर्स जो हैं आपके, ये हमारी आदत हो जाती है फ्लो में कई बार, क्या है कि जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम के लर्नर्स को समझना आसान है प्रिंट रिच एनवायरमेंट, जिसको हिंदी से समझ आ गया उसको हिंदी से समझ आ गया, तो दोनों भाषाएं हेल्प कर रही हैं एक दूसरे को यहाँ पे, तो समर्थित करती है, बट बाधा नहीं, व्यवधान डालती है, ये बात कहना गलत होगा भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में। बल्कि जो लैंग्वेज है उसको अर्जित किया जा सकता है, उसका अधिगम भी किया जा सकता है अगर वो नेचुरल एनवायरमेंट में हो रही है तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक अध्यापक कक्षा के एक वर्णमाला के अक्षर लिखना सिखाती है। वह अक्षर लिखना सिखाने के लिए बताती है कि कहां से शुरू किया जाए और किस तरफ लेखनी मोड़ी जाए, यानी पेन, लेखनी का मतलब यहां पेन से है, पेंसिल से है, ठीक, कि भाई तुमको क बनाना है तो ऐसे ऐसे लेके जाएंगे इसको और ऐसे बना देंगे, मतलब जैसे भी ज्यादा फैशन वाला क बन गया, ठीक, मतलब क्या हुआ, टीचर ने लिखना सिखाया कि क्या शेप दें हम, अ से अनार, तो फिर पकड़ के भी कई बार हाथ से बताना पड़ता है बच्चे को, है ना। कई बार वो बुक्स होती हैं जो ऐसे डॉट डॉट वाली आती हैं तो वो हेल्प कर देती हैं, स्केप फोल्ड कर देती हैं, मदद कर देती हैं। तो ये क्या है कि वो किसके प्रति समझ बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेखन कौशल, रूब्रिक लेखन, लेखन के तरीके, या हाथ आंख समन्वय के हैंड आई कोऑर्डिनेशन, नहीं, ये तरीका है, टेक्निक बता रही है कि भाई ये शब्द ऐसे नहीं ऐसे घुमाओ, ठीक। तो शिक्षार्थियों में किसके प्रति समझ बनाने का प्रयास कर रही हैं, किसके प्रति, लिखने के तरीके क्या होते हैं इसके प्रति। लेखन कौशल में तो बहुत कुछ आ जाएगा, लेखन कौशल में तो आप किस तरह की राइटिंग का स्टाइल क्या है आपका वो भी आ जाएगा, विचार किस तरह से आप प्रस्तुत करेंगे, तो यहाँ पे लिटरली सिखाया जा रहा है कि कैसे लिखना है। अभी कौशल पे तो आप बहुत आगे की बात हो जाएगी वो, ठीक है ना। तो बेटर ऑप्शन लिखने के तरीके हैं, हम जाएंगे थर्ड के साथ, आगे जाएंगे, मतलब अगर ऑप्शन ये नहीं होता लिखने के तरीके तो हम चले जाते फर्स्ट ऑप्शन के साथ, बट हमारे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसको हम कहते हैं, सीखने के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग तो आप जानते ही हैं, है ना, ऑफ भी लिख लेते हैं। ऑफ लर्निंग आपको पता है समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन का पार्ट है। फॉर और एज जो है वो आपके फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक आकलन का पार्ट है। सीखने के दौरान अधिगम होगा, सीखने के लिए अधिगम होगा, तो अगर एंड में हो रहा है तो ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन हो जाएगा वो। तो अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन, आप लोग 90% लोग कह रहे हैं, देख लेते हैं। अधिगम के लिए आकलन है सत्र के अंत में होता है अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए नहीं होता। जब तो अधिगम हो चुका है ऑफ लर्निंग, तो अधिगम जो हो चुका है उसका आकलन तो अंत में होगा, तो अंत में अधिगम के लिए आकलन नहीं होता, दौरान होता है। वर्ष के अंत में अगेन फिर से ये तो अधिगम का आकलन हो गया, ऑफ लर्निंग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, एग्जैक्टली ये एकदम टैग वर्ड है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार के लिए आकलन तैयार करना, कि कैसे हम, जैसे हम अभी सीख रहे हैं, आप लोग पोल में जवाब दे रहे हैं, अभी इसी के दौरान हम
आकलन भी कर लेना है, असेस कर पा रही हूं मैं कि कितने लोग सही आंसर दे पा रहे हैं। तो ये दौरान ड्यूरिंग होता है फॉर लर्निंग, क्योंकि सीखने के लिए आकलन है, अभी सीखना चल रहा है, उसके ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक, सिंपल है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जैसी आकलन संबंधित गतिविधियां, तो वो तो सीखने का आकलन हो जाएंगी अगेन। चलिए खैर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब कुछ ज्यादा देर हो रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखना, भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? भाषा के साथ संलग्नता यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट कह लीजिए, जुड़ाव कह लीजिए। जुड़ाव तो शायद सही शब्द नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं, इन्वॉल्वमेंट ही कहेंगे इसको इंग्लिश में। अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं। शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझे बगैर उन्हें डिकोड करते हैं, तो ये तो पॉइंटलेस हो जाएगा, रट्टाफिकेशन हो जाएगा। शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं, यानी वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, लैंग्वेज के साथ संलग्न हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो भाषा शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। 85% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं, नहीं, यहाँ पे भाषा के साथ संलग्नता का मतलब है बच्चे विभिन्न उद्देश्यों में, तो बच्चा ज्यादा सक्रिय यहाँ है ना कि बाकी के ऑप्शंस में। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। व्याकरण अधिगम में अर्थ से नियम की ओर जाने से क्या तात्पर्य है? इसको आपको ढूंढना है, जवाब फटाफट से बताना, आंसर कीजिएगा। कोई कह रहा है ऐसा लग रहा है मैम जैसे जीवन में कुछ चल रहा है। अरे कुछ नहीं चल रहा है यार, थोड़ी बहुत ड्राइविंग चलती है, उसमें भी इतना वीकनेस रहती है कि बैंड बज जाती है। कुछ नहीं चल रहा है जीवन में। अनार का जूस पियो, वाटरमेलन का जूस पियो, नींबू पानी पियो, और कौन सा पानी आता है वो, नारियल पानी पियो, हेल्दी खाओ, यही चल रहा है बस, और कुछ नहीं चल रहा है जीवन में। देखिएगा एक बार, बाकी जीवन है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, देखिएगा। फटाफट से बताना। अगर हम देखें व्याकरण अधिगम में अर्थ से नियम की ओर जाने का क्या तात्पर्य है? अर्थ से नियम की ओर, अर्थ से नियम की ओर जाने का क्या तात्पर्य है? यानी मीनिंग से हम जा रहे हैं, रूल को समझ रहे हैं। शिक्षार्थी पहले समझ के साथ व्याकरणिक नियमों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में नियमों की खोज करते हैं। चलो ठीक है। शिक्षार्थियों को सर्वप्रथम नियम सीखने के लिए कहा जाता है और बाद में उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। तो ये तो फिर हम इसको निगमन मेथड, निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड कह देंगे। बट यहां अर्थ से नियम की बात हो रही है, नियम से उदाहरण की बात नहीं हो रही थी, तो ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि निगमन विधि हो जाएगी डिडक्टिव मेथड। अध्यापक पहले नियम पढ़ाते हैं और शिक्षार्थी ड्रिल के माध्यम से नियम सीखते हैं, तो वो फिर अगेन वही डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि हो जाएगा कि पहले नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हैं। शिक्षार्थी पहले व्याकरणिक नियमों के प्रति समझ बनाते हैं और बाद में पृथकता में उनका इस्तेमाल करते हैं। व्याकरणिक नियमों के प्रति समझ बना ली और पृथकता में मतलब सेपरेटली बस रूल्स के रट्टे लगा रहे हैं, तो एकदम नेगेटिव है। बचता क्या है? एक ही ऑप्शन क्या है? शिक्षार्थी पहले समझ के साथ व्याकरणिक नियमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उनको समझ में आई है चीजें और तब वो व्याकरणिक नियमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में नियमों की खोज कर रहे हैं कि कहां से क्या चीज आई होगी। तो ये अर्थ से नियम की ओर इन्होंने एक क्वेश्चन ही नया बना दिया, जबकि ये डिडक्टिव मेथड के हिसाब से पूछा होता, निगमन विधि के हिसाब से, तो सेकंड ऑप्शन सही था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? नॉट राइट पूछा है, नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन है मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है कि जो मदर टंग है आपकी, वो आपके संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, आपके दिमाग के विकास में मदद करती है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया रीटा, धन्यवाद। देखो एक बार फिर आते हैं, मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है, यानी जो मदर टंग है वो सेकेंड लैंग्वेज जो है आपकी, उसकी लर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यही तो एक क्वेश्चन था अभी इसी तरह का जो पूछा था, ये एकदम गलत बात है। मातृभाषा जो है वो बाधा नहीं क्रिएट करेगी, बैरियर नहीं बनेगी दूसरी भाषा सीखने में। भाषाएं तो आप कितनी भी सीखिए, पहली भाषा बैरियर बननी नहीं चाहिए कायदे में।
हम इस अप्रोच से जाते नहीं है, है ना, अगर सही तरीके से सिखाई जाए तो। मातृभाषा अंतः व्यक्तिक संप्रेषण कौशलों को सुगमता प्रदान करती है, सही बात है। जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं आपकी, मातृभाषा या लोगों से बात करना, मिलना जुलना, मातृभाषा में सीखने से अवधारणात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है, यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, सही बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पे क्या करिए, आप मातृभाषा में सिखाइए, क्योंकि बच्चे का कॉन्सेप्ट बेटर होगा, उसका संज्ञानात्मक क्षमता बेहतर होती है अगर आप मातृभाषा में सिखाते हैं, जल्दी से सीख पाता है। तो ये बात गलत होगी, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, शिक्षार्थी के वाचन कौशल यानी संप्रेषणात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कार्य कौन सा है। यानी वाचन कौशल होता है पढ़ना, है ना, रीडिंग स्किल को बेटर करना है। शिक्षार्थी के वाचन कौशल यानी संप्रेषणात्मक, कम्युनिकेशन की भी बात हो रही है ना, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। वाचन कौशल संप्रेषणात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कार्य कौन सा है। असेस कैसे करेंगे, किसी दी गई स्थिति में वक्तव्य लिखना, बात लिखने की तो हो ही नहीं रही है, खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना, ठीक है, किसी श्रवण सामग्री को सुनना और इस पर प्रतिक्रिया देना, रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। देखो अब ये यहाँ पे कई बार क्या करते हैं, वाचन के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, वाचन को कई बार ये बोलने से जोड़ देते हैं। जनरली जो वाचन कौशल होता है वो रीडिंग की बात रहती है, बट ये कई बार इस तरह से कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं उसको। तो यहाँ पे ओवरऑल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, क्योंकि इन्होंने बोलने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इन्होंने संप्रेषणात्मक लिख दिया है, कम्युनिकेटिव। तो फिर आंसर सिर्फ यही बचता है कि कम्युनिकेशन कहाँ बेहतर होगा, जब रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करेगा बच्चा, यानी एनेक्ट करेगा किसी एक, मान लीजिए आप रामायण में रावण बने हैं, एक प्ले हो रहा है आपके यहाँ स्कूल में, है ना, आप जब किसी पात्र की भूमिका निभाएंगे तो आप सुनेंगे भी अच्छे से, आप पढ़ेंगे भी अच्छे से अगर उसके जो डायलॉग्स हैं, और फिर उसके बाद आप उनको बोलेंगे भी अच्छे से, तो ओवरऑल कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है, चाहे वो पढ़ना हो लिखना हो, है ना। तो रोल प्ले अपने आप में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है कम्युनिकेशन को बेटर करने में, इवन ओवरऑल लैंग्वेज को, भाषा के अधिगम को बेहतर करने में। रोल प्ले मेथड है एक, कि आप रोल प्ले कर रहे हैं, अलग अलग पात्रों को अभिनीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जीवा कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है, इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं। बताइए, जीवा एक बच्ची है जो कोई विशेष सूचना, विशिष्ट सूचना भी आप इसको कह सकते हो, स्पेसिफिक डिटेल के लिए, विशिष्ट सूचना या स्पेसिफिक डिटेल के लिए, स्पेसिफिक डिटेल, कोई एक पर्टिकुलर बात है जिसको वो ढूंढना चाह रही है उस पार्ट में। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बुक पढ़ी आज से 1 साल पहले, और मुझे आज उसके बारे में कुछ जानना है कि उसमें क्या कहा गया था, कुछ तो था जो मुझे पसंद था, जो बात कही गई थी आज। तो मैं क्या करूंगी, वो बुक खोल के देखूंगी, मैंने कहीं हाईलाइट किया हुआ होगा, कुछ तो होगा उस चैप्टर में, मैं वहां पे जाऊंगी और सर्च करूंगी कि मुझे जो बात चाहिए थी वो कही गई है या नहीं, है ना। मान लीजिए इवन आप एक वीडियो भी देख रहे हैं और वीडियो देखते हुए कोई लाइन आपसे मिस हो गई, या आपने जो सुना आप उसको दोबारा से सुनना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक बात है उस 1 घंटे की वीडियो में, आपको एक जगह पे सुनना है, तो आप पीछे जाएंगे। मान लीजिए 14वें क्वेश्चन पे, 14 क्वेश्चन पे आपको कोई दिक्कत थी, तो आप 14 क्वेश्चन सर्च करते हैं पूरे वीडियो में, मतलब आगे पीछे ढूंढ के पहुंचते हैं 14 पे। इसको क्या कहते हैं, इसको स्कैनिंग कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, स्कैनिंग कहते हैं। बारीकी से पठन कह देंगे आप एक तरह से, कि आप स्कैन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डिटेल के लिए। इसको बारीकी से पठन का एक और उदाहरण पूछ लेता है, तो क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में कि जब आप अपने फोन में अपने प्रिय मित्र का नंबर सर्च कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कि अच्छा प्रिय मित्र को फोन करना है, मान लीजिए आज निशा नहीं आई है, तो मैं निशा का नंबर सर्च करती हूँ, अगर एन पे जाके या प्रॉपर लिख के, या पहले अगर आप डिक्शनरी में भी कोई शब्द ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब आप बारीकी से पठन या स्कैनिंग कर रहे हैं, है ना। स्किमिंग होता है जब आप ओवरऑल एक, स्कैमिंग होता है, स्कैमिंग तो स्कैमिंग ही होता है, स्किमिंग होता है आपका, स्किमिंग होता है जब आप ओवरऑल समरी जान रहे हैं किसी चैप्टर का, आपने ओवरऑल एक आइडिया लिया और देखा कि किसी बुक के कवर को देख रहे हैं, लूं या नहीं लूं, ये किस बारे में होगा, तो वो ओवरऑल आइडिया के लिए होता है या समरी के लिए स्किमिंग होता है, और स्कैनिंग आपका विशिष्ट सूचनाओं के लिए होता है। धन्यवाद रागिनी, बात क्लियर है। थोड़ा समय लगेगा, हाँ टाइम लगेगा चंदू, लेकिन हिंदी पेडागॉजी की समस्या दूर हो जाएगी। इस पे अभी हम सेशंस और लेंगे, डोंट वरी। तो सरसरी तौर पर पढ़ना तो स्किमिंग कहलाता है, वो बारीकी से पठन नहीं है। बारीकी से पठन या ये गहन अधिगम से ही जुड़ा हुआ है, गहन पठन से, ठीक, लेकिन टू बी प्रिसाइज तो इसको बारीकी से पठन कहते हैं। अगर यहां बारीकी से पठन होता ही नहीं तो हम गहन पठन के साथ चले जाते हैं, क्योंकि गहन पठन जिसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, उसी से जुड़ी हुई बात है। ये बारीकी से पठन भी उसी में होता है। एक्सटेंसिव में तो आप मजे के लिए पढ़ते हैं, है ना, तो वो गहन नहीं होता।
द्रुतगामी गहन, क्योंकि गहन से जुड़ा हुआ है बट ये बारीकी से पठन कहा जाएगा क्योंकि आप एग्जैक्ट डिटेल ढूंढ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 कुछ तो कहता ही होगा, है ना? वो कौन सा सीरियल था, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है। भाषा आकलन संबंधित है किससे? शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मापन से, यानी कितना उन्होंने अचीव कर लिया है उसको आप मेजर कर रहे हैं, अचीवमेंट को, उससे। कक्षा में शिक्षार्थियों की श्रेणी का पता लगाने से फर्स्ट आया सेकंड आया बच्चा, ये नेगेटिव है। उनके संपूर्ण अथवा योगात्मक आकलन का मापन, संपूर्ण या योगात्मक कौन सा होता है? SA, जिसमें जजमेंट के लिए आप आकलन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कितने % आया, नहीं। शिक्षार्थी की भाषा प्रवीणता का मापन, यानी कितनी मास्टरी है, लैंग्वेज पे पकड़ कितनी है बच्चे की, इस चीज को आप माप रहे हैं, तो ये भाषा आकलन से संबंधित है, ना कि ये देखने से कि कितनी उपलब्धि हो गई है। सबसे बेहतर ऑप्शन बेसिकली कुल मिलाकर के यही है। यहाँ पे आकलन के विषय में आप असेस इसलिए करते हैं, पता लगे कि किस हद तक मास्टरी, किस हद तक बच्चे को आता है, उसको पता कितना है और कितना सिखाने की जरूरत है, ये नहीं कि वो कौन सी श्रेणी में आ रहा है नॉल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, भाषा से क्या अभिप्राय है? भाषा से क्या अभिप्राय है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, यानी इट इज अ सिस्टम ऑफ साइंस, या फिर व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, इट इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, या फिर विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, या फिर यानी डेवलपमेंटल ग्रामेटिकल सिस्टम है, या फिर अक्षर और ध्वनियां हैं, यानी अल्फाबेट्स हैं और साउंड्स हैं। बताइए, या सिर्फ साउंड और अल्फाबेट है या प्रॉपर सिस्टम है उनका, है ना? तो भाषा की कई सारे, जब आपने मैराथन भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी मैंने लिया हुआ है हिंदी का, मैं इस बार भी लूंगी अगर ले पाई तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भाषाओं की, अगर हम भाषा से बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भाषा के बारे में कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं लैंग्वेज में, जैसे कि भाषा आर्बिट्रेरी होती है, यानी स्वच्छंद होती है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, प्रणालियों की प्रणाली है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना? तो ये व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ये इसकी विशेषता है, किसकी? भाषा की। ठीक, भाषा क्या है? एक प्रॉपर समूह है, किसका? एक व्यवस्था है जिसमें कुछ शब्द हैं, ध्वनियां हैं और सार्थक समूह है शब्दों का। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम कोई भी ध्वनि को किसी भी शब्द के साथ या किसी भी अक्षर के साथ जोड़ दो तो मतलब निकल आएगा, नहीं। तो व्यवस्थाओं की व्यवस्था इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रॉपर इसमें सिस्टमैटिक है, सिस्टम है, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, भाषा में व्याकरण है, 70 चीजें हैं, तो व्यवस्थाओं की व्यवस्था इसको कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। बिक्स पे क्वेश्चन है, आता ही है, आजकल पूछा जाता है खूब। आधारभूत अंतः व्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स फुल फॉर्म कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक, आधारभूत अंतः व्यक्तिक यानी लोगों से बातचीत करने की बात हो रही है। ठीक, कौशल है भाषा को जिसमें आप लोगों से बातचीत करते हैं, आधारभूत बेसिक स्किल्स आपके पास हैं कि लोगों से इंटरेक्ट कर पाए, फोन पे अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, मम्मी से बात कर रहे हैं, किसी आसपास पड़ोसी से बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्या है? बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स यूज करते हैं। कौन सा? आप बहुत साइंटिफिक शब्दों का इस्तेमाल पे, बहुत देश के विकास पे थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो ये क्या हुआ, या आम भाषा में अगर चर्चा कर रहे हैं मान लीजिए, तो वो बिक्स ही होगा। ठीक, बात सही है नहीं? थैंक यू। कौशाम्बी गुप्ता कह रही हैं, फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ले रही हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच कौशाम्बी। चलिए खैर आ जाइए, आंसू आ जाएंगे अब इससे तारीफ सुन के। अमूर्त विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, कॉम्प्लेक्स थॉट्स कहीं ना कहीं, तो उसमें बिक्स नहीं, उसमें कैल्प की जरूरत पड़ती है ना? जो अमूर्त विचारों की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, और कैल्प क्या होता है? जिसमें आपकी, इसको हम कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहते हैं, जिससे आपके ज्ञान में संवर्धन हो रहा हो। बेसिक बातचीत के लिए बिक्स यूज होता है, बी फॉर बेसिक, बी फॉर बिक्स। ठीक, बच्चों द्वारा संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, यानी बच्चों को अगर बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो बच्चों को भाषा की आवश्यकता होगी, बात सही है। बट बिक्स के बारे में पूछा है हमसे, परस्पर संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, यानी आपस में अगर कम्युनिकेट करना है तो भाषा की क्या होगी? वो होगी आपकी आवश्यकता होगी। बात सही है नहीं है? थर्ड ऑप्शन आप सभी कह रहे हैं, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, यानी आप सिर्फ कम्युनिकेशन को ही, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं, उसको आप कहेंगे। हाँ, फटाफट से बताइए। तबीयत बेटर है भाई? चलिए देखते हैं एक बार। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, आधारभूत अंतः व्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल संबंधित है, परस्पर संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है उससे, कि बेसिक जो कम्युनिकेशन हमको करनी पड़ती है, अंतः पर्सनल, अंतः व्यक्तिक का मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक लोगों में अगर हम बातचीत कर रहे हैं एक बेसिक, तो वो यहाँ पे है। सिर्फ कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं वो नहीं, जो बेसिक
परस्पर दो लोगों में जरूरत पड़ती है जिस कम्युनिकेशन की, वो कम्युनिकेशन या संप्रेषण तो कई प्रकार का हो सकता है। यहाँ पे आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। एक प्रमाणिक पाठ्य सामग्री है, इसको हम ऑथेंटिक मटेरियल कह देते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश पेडागोजी में भी खूब पूछा जाता है। ये एक प्रमाणिक पाठ्य सामग्री है क्या, कौन सी ऑथेंटिक मटेरियल है, फटाफट से बताइएगा, फिर आगे बात करेंगे। कोई कह रहा है आपके हेयर बहुत झड़ गए, कोई बात नहीं, ज्योति इन सब बातों से कुछ नहीं होगा, है ना, अब तो जो हो जाए, अब तो ठीक होना है पहले, है ना, तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बात सही कह रहे हो आप, बट कोई बात नहीं, ये सब एक्सटर्नल चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। अगर न्यूट्रिशन ठीक रहेगा, तबीयत सही हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये चंपू नहीं बनना पड़ेगा। देखिए एक बार फटाफट से, फटाफट से देखना एक बार, ये नहीं है पढ़ लें, टेंशन देंगे, बाल झड़ गए इनका ध्यान रख लो, क्या पढ़ाने में लगे रहते हो। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक प्रमाणिक पाठ्य सामग्री है, एक ऑथेंटिक मटेरियल की बात हो रही है। पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा लिखी गई पाठ्य सामग्री कथात्मक लेखन पाठ्य पुस्तक, यानी किसी राइटर ने जो है वो एक कोई चैप्टर लिखा है, वो प्रमाणिक पाठ्य सामग्री है। संदर्भ से ली गई मूल पाठ्य सामग्री, मौलिक लेखन से पूर्णतः रूपांतरित व बनाई गई पाठ्य सामग्री, शिक्षार्थी द्वारा प्रदत्त कार्य यानी होमवर्क के रूप में लिखी गई कहानी और चित्र। बताइए फटाफट से। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बात है आपकी संदर्भ से ली गई मूल पाठ्य सामग्री। मान लीजिए आपको एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, उसको अगर आप क्लासरूम में ले गए, वो ऑथेंटिक मटेरियल है, क्योंकि किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था, वो उसको आपने क्लास में यूज कर लिया, किसी संदर्भ में इस्तेमाल में आया था, जिसको आप क्लासरूम में लेकर के आए, तो वो मूल पाठ्य सामग्री। मूल का मतलब यहाँ पे अगर मूल पाठ्य सामग्री नहीं होती तो ये ऑथेंटिक मटेरियल नहीं कहलाता, चाहे लिखा नहीं होता, बट मतलब वही चाहिए था हमको कि न्यूज़पेपर आर्टिकल हो सकता है, कोई पैम्फलेट हो सकता है, कोई जो आते हैं ना वो घरों में डाल के चले जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ एग्जैक्टली, क्या कहते हैं उसको, मान लीजिए कि वाईफाई लगवा लो, ये कर लो, है ना, अलग अलग पार्टी के आजकल तो इलेक्शन है तो वो डाल के चले जाएंगे, तो वो पैम्फलेट्स वगैरह क्या हो सकते हैं, वो सब ऑथेंटिक मटेरियल में आते हैं, क्योंकि वो किसी संदर्भ के लिए बने हैं, वो आपको भाषा सिखाने के लिए नहीं बने हैं, वो आपको या तो एडवर्टीजमेंट के लिए या फिर किसी एक विशेष सूचना के लिए, ठीक, उसको आप भाषा सिखाने में इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए ऑथेंटिक मटेरियल कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है, या मुख्य उद्देश्य है, कविता मतलब पोएम, पोइट्री, वो वाली बात चल रही है, ठीक है, तो ये कोई आपकी दोस्त कविता, बहन भाई कविता, जिस कविता को आप जानते हैं, ये पर्सन की बात नहीं चल रही है, कविता एज अ कॉन्सेप्ट यानी पोएम की, पोइट्री की बात हो रही है। कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य है आनंद तथा सराहना करना, कविता लेखन की कला सीखना, भाषा अधिगम, व्याकरण तथा शब्दावली सीखना। ये तीनों बातें सही है, बट मुख्य उद्देश्य की बात हो रही है, तो मुख्य उद्देश्य होता है आनंद तथा सराहना करना। यानी आप जब कविता सुनते हैं, बचपन में बच्चे जब कोई पोएम क्लास में गाई जाती है, उसका हम वाचन करते हैं, ठीक, सुर लय ताल के साथ, क्यों, ताकि बच्चों को आनंद आए। हम कविता या हम एक शेरो शायरी भी लोग सुनते हैं, गाने भी हम सुन रहे हैं मान लीजिए, तो पोइट्री की अगर हम बात करते हैं तो वो एक तरह से एंजॉयमेंट के लिए होती है और एप्रिशिएट करने के लिए, एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी और एस्थेटिक सेंस से जुड़ने के लिए हमारे अंदर जो एक एस्थेटिक सेंस होता है, ठीक, तो आनंद तथा सराहना मुख्य उद्देश्य है कविता का, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल क्या कहता है भाई, 10 क्वेश्चंस और हैं इसके बाद। निम्नलिखित प्रश्न के प्रकार को किस रूप में जाना जाता है, फटाफट से बताना है। कल्पना कीजिए कि एक कहानी में आप एक पुत्र हैं, यानी आपको इमेजिन करना है, हाइपोथेसाइज करना है कि एक कहानी है और उसमें आप क्या हैं, एक सन है, पुत्र हैं। दिन के सन, सूर्य वाला सन नहीं है, ये समझ गए हो ना, दिन के अंत में अपनी भावनाओं को डायरी में लिखिए। तो आपने कल्पना की कि एक कहानी है जिसमें आप एक पुत्र हैं, मान लीजिए आपको कभी खुशी कभी गम का शाहरुख खान मान लेना है खुद को, और कहानी के अंत में भावनाओं को डायरी में लिखना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं एज अ सन, या फिर हो सकता है किस दिन आपको अपने आप को एक कैदी मान लेना है ना, तो आप किसी एक रोल में अपने आप को रख के देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इमेजिनेशन क्या कहलाएगा, अब फिर डायरी में लिखना है, फील करके किसी एक रोल में आके और फिर लिखना है, तो ये एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग कहलाता है ना। एक्स्ट्रापोलेशन में आपको सोचना होता है, इमेजिन करना होता है और तब कुछ लिखना होता है, अपने आप को स्वयं को दूसरे की जगह रख के या किसी एक पात्र की जगह रख के, ठीक। विवरणात्मक में तो सीधा आपको विवरण लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपको बहिर्वेशन कहते हैं इसको हिंदी में, है ना, एक्स्ट्रापोलेटिव अंग्रेजी में कहते हैं। आत्मकथात्मक नहीं है ये आपकी आत्मकथा नहीं है ना,
आप रख के देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं अपने आप को उस सिचुएशन में। आत्मकथा तब होगी जब आप अपनी कहानी बता रहे हो। तो इसको शब्दों के साथ आपसे खेल दिया गया है और आप गलत जवाब पे चले गए। रचनात्मक लेखन नहीं, ये बहिर्वेशन लेखन, इसको एग्जैक्ट, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछा जाए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वही बताएंगे आप, a² + b² + 2ab। बेशक आपको ना बताओ कहां से आया, क्यों आया, बट हमें ये पता होगा कि अच्छा खुद को इमेजिन करके और फिर कुछ लिखने को कहा गया है। बहिर्वेशन लेखन की बात हो रही है, एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग है ये अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि जब आपको हाइपोथेसाइज करना हो, इमेजिन करना हो, भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों से अपेक्षित है कि वे भाषा में तथा भाषा के साथ कार्य करें। यानी जो बच्चे हैं, जो लर्नर्स हैं, उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो भाषा में यानी लैंग्वेज को यूज करें, लैंग्वेज के साथ यानी लैंग्वेज को सीख भी रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, भाषा में तथा भाषा के साथ कार्य करें। भाषा के रूपों को सीखना, भाषा का शुद्धता के साथ प्रयोग करना, भाषा के साथ संलग्नता या भाषा का अर्जन। तो बेटर है संलग्नता, जिसमें बाकी ऑप्शन समाहित हैं, यानी इन्वॉल्वमेंट विद द लैंग्वेज। जब आप इन्वॉल्व होंगे लैंग्वेज को, आप पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जान भी रहे हैं उसके बारे में, तो ये संलग्नता है, आप प्रॉपर इन्वॉल्व हैं उस लैंग्वेज के साथ। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 आगे बढ़ेंगे, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा एक बार, क्या कहता है 22वां सवाल, शिक्षार्थी लेखन के अनेक पड़ावों से गुजरते हैं, यानी स्टेजेस ऑफ राइटिंग की बात हो रही है। लेखन के इस उपागम को किस रूप में जाना जाता है? फटाफट से जवाब देना है, जल्दी से बताइए। लेखन के इस उपागम को, ये एक्चुअली आजकल यहाँ दिखता नहीं है ना, आप लोग कितनी संख्या में देख रहे हैं, किसने लाइक किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये सब बातें जाननी होती है यहाँ पे। चलिएगा, खैर बताइए फटाफट से। कोई कह रहा है पुराने समय पे क्लास रख दो। यार मैं चाह रही हूँ ये रूटीन ठीक हो जाए, पुराने समय पे क्लास रख के 11 बजे तक मैं फ्री होती हूँ शाम को, आई मीन रात को, आधी रात मेरी वैसे चली जाती है, फिर और नहीं सोती हूँ मैं। तो सोचा तो ये था कि जिम में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे 9 बजे तक फ्री होके, बट अब तबीयत इतनी खराब हो गई कि अब तो टाइम पे सो जाए, बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, प्रक्रिया उपागम कहते हैं इसको, बिल्कुल। शिक्षार्थी लेखन के अनेक पड़ावों से गुजरते हैं, लेखन के इस उपागम को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रक्रिया उपागम के रूप में जाना जाता है। प्रोडक्ट राइटिंग नहीं कहते इसको, प्रोसेस राइटिंग तो ये खैर है ही नहीं, बट ये प्रोसेस अप्रोच है, प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग है ना। प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग में क्या होगा, पहले आप किसी बारे में सोचेंगे, फिर ड्राफ्ट करेंगे, एडिट करेंगे, प्रूफ रीड होगा। 70 स्टेजेस हैं, 70 नहीं है, मतलब 3 होती है मुख्य, कई अप्रोचेस में 5 तक जाती हैं, तो मतलब कई लोगों के अनुसार। तो ये अनुच्छेद श्रुतलेख नहीं है कि सुन के आपने किसी एक पैराग्राफ को लिख दिया, व्यक्तिगत लेखन नहीं है ना। उत्पाद उपागम नहीं है, क्योंकि वहां पे तो आप मॉडल राइटिंग हो जाती है कि आपको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड हिसाब किताब दे दिया गया है, उसी हिसाब से आप लिख रहे हैं। ये मल्टीपल स्टेजेस प्रक्रिया उपागम में आती हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 23? ध्यान से आंसर करना है, इसमें आप लोग गलतियां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांटती है। वह प्रत्येक समूह को विषय या शीर्षक यानी एक टॉपिक देती है, जिन पर उन्हें 3 महीने में, 3 मंथ्स की बात हो रही है, 3 महीने में लिखने तथा रिपोर्ट तैयार करके पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करना है। यानी 4-4 बच्चों का ग्रुप बनाया गया है ना, उनको एक टास्क दिया गया। क्या है ये टास्क? कोई एक टॉपिक दिया गया या विषय दिया गया कि मान लीजिए प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, इस पे उनको क्या करना है, 3 महीने में लिखने तथा रिपोर्ट तैयार करके पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करनी है। तो पता करेंगे बच्चे, गूगल पे जाएंगे, रिपोर्ट्स ढूंढेंगे, अखबार में से आर्टिकल्स ढूंढेंगे, है ना, और आसपास के लोगों से पूछेंगे, कुछ लोगों के इंटरव्यूज देखेंगे। तो एक पूरा उनको प्रोजेक्ट मिला है 3 महीने का। आप लोग 53% लोग ही सही जवाब दे रहे हैं, उनको भी चेता दिया था, तो करके पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करना है। 3 महीने का टाइम, एक तो टाइम मिलता है प्रोजेक्ट मेथड में, प्रॉपर एक टाइम मिलेगा आपको, प्रोजेक्ट है क्योंकि, परियोजना विधि जिसको हम कहते हैं। दिया किसने था? ये दिया था W.H. किलपैट्रिक, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक ने। और ये किलपैट्रिक जो हैं ये जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं जॉन डुई से, मतलब जॉन डुई, स्टीवेंसन, आई थिंक, मतलब उनके जो स्टूडेंट्स से आपस में ये सब रिलेशन है। यानी कुल मिला के ये जो प्रोजेक्ट मेथड है वो प्रैग्मेटिज्म से प्रभावित है। जो जॉन डुई का मेथड है वो प्रैग्मेटिस्ट थे। जॉन डुई कौन है? जो प्रगतिवादी शिक्षा की बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा की, एजुकेशन फॉर प्रेजेंट लाइफ या एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ जो कह रहे हैं जॉन डुई, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाले, तो उनके ही मेथड्स पे आधारित है। बच्चे एक्टिव हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, ये सारी बातें हमने
प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रगतिशील शिक्षा में भी की हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम है और ग्रुप में काम होगा। तो ग्रुप वर्क तो होता ही है, प्रोजेक्ट मेथड, सिर्फ समूह कार्य नहीं, समूह कार्य तो कोई भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी वहां पे एक टॉपिक दें और फिर उसमें सिर्फ यही कामों के प्रॉपर 3 महीने दिए गए और उस पर लिख करके लाओ। तो ये जो है ये समूह कार्य इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि समूह कार्य तो अपने आप परियोजना में आ ही गया, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट मिला 3 महीने का, ग्रुप में तो होगा ही, वो प्रोजेक्ट मेथड में ग्रुप तो बनते ही हैं, तो ग्रुप तो जस्ट एक पार्ट हो गया इसका। अगर कोई और ऐसा काम होता तब शायद समूह कार्य हम कह भी देते कि 3 बच्चों को ग्रुप में बांट दिया, क्या कर रहे हैं, समूह कार्य। प्रदत्त कार्य होता है होमवर्क, भाषा कार्य तो लैंग्वेज वर्क, तो ये है ही अपने आप में, तो ये परियोजना कार्य हो गया। पुरानी मैराथन नहीं मिल रही है, मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे कल। एक लघु कहानी है, लघु कहानी समझते हैं, शॉर्ट स्टोरी। लघु का मतलब ये शॉर्ट, वो बचपन में आपने शायद सुना हो, पढ़ा हो, लघु मतलब शॉर्ट। शॉर्ट वो होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग आंसर राइटिंग, जिनमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिनमें ज्यादा शब्दों में लिखना होगा। लघु में, शॉर्ट में, कुछ वेरी शॉर्ट भी होते हैं, अति लघु कहते हैं उनको, ठीक। तो एक लघु कहानी एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी बहुत छोटी भी नहीं है और बड़ी तो है ही नहीं, ठीक। तो एक शॉर्ट स्टोरी है, विवरणात्मक लेखन के अंदर आएगी, विश्लेषणात्मक लेखन के अंदर आएगी, वर्णनात्मक लेखन के अंदर आएगी, या तुलनात्मक। तो तुलना के लिए तो कुछ 2 चीजें चाहिए ना, विश्लेषणात्मक में भी विश्लेषण करने के लिए एनालिसिस करना पड़ेगा, 2 चीजों से रिलेट करना पड़ेगा, वो भी यहां नहीं बनता। विश्लेषण कहां हो रहा है यहाँ पे, है ना। लघु कहानी में क्या विश्लेषण करेंगे आप, क्या एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम बात करें किसके साथ करेंगे, और तो विवरणात्मक अपने आप में दीर्घ में चली जाती है क्योंकि विवरण लंबा होगा, तो वर्णनात्मक लेखन ही बचता है, यानी किसी चीज का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वर्णनात्मक वर्णन किया गया है कम शब्दों में। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखना क्या कहता है, ये भाषा अथवा पाठ्य वस्तु की कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में है, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है। बहुभाषिता को एक स्ट्रेटजी के रूप में देखते हैं लैंग्वेज क्लासरूम में, और बहुभाषिता क्या है, संसाधन के रूप में देखी जानी चाहिए, अच्छी चीज होती है। फटाफट से बताइए। शिक्षार्थियों की भाषाओं को भाषाओं तथा विषयों के लिए प्रयोग करना, यानी जो बच्चे की भाषा है, जो लैंग्वेज है एक बच्चे की, किसी की पंजाबी होगी, किसी की मलयालम होगी, किसी की गुजराती होगी, किसी की हिंदी होगी, सब बच्चों की अलग अलग भाषाएं हैं, तभी बहुभाषा कह रहे हैं हम। तो बहुभाषिकता है अगर किसी एक कक्षा में, तो शिक्षार्थियों की भाषाओं को भाषाओं तथा विषयों के लिए प्रयोग करना, यानी सब्जेक्ट्स के लिए। लैंग्वेजेस भी आप सिखा रहे हैं क्योंकि बच्चे को जो भाषा आती है उसके माध्यम से आप दूसरी भाषाएं भी सिखा रहे हैं और सब्जेक्ट्स भी सिखा रहे हैं उसको। मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और आपकी भाषा में सिखाया जाए उसको हिंदी में, तो हो गया ना, यही बहुभाषिकता वाली बात हो गई। हर व्यक्ति को अपनी भाषा में समझने को मौका मिल रहा है। अनेक भाषाओं का शिक्षण अधिगम जिसमें मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं सम्मिलित हैं। नहीं, बहुभाषिता का मतलब ये नहीं है कि बहुभाषिकता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मातृभाषा, आधुनिक भाषाएं, भारतीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं सम्मिलित। हाँ ठीक है, बुरी बात तो नहीं लग रही है। जितनी संभव हो उतनी भाषाओं का शिक्षण अधिगम। नहीं नहीं नहीं, भाषा तथा माध्यम दोनों के रूप में मातृभाषा। नहीं नहीं नहीं, देखना भाषा अथवा, अब आप लोग इसमें 74% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं और मुझे इसमें फर्स्ट नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं। अब भाषा अथवा पाठ्य वस्तु की कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को एक स्ट्रैटेजी के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं लैंग्वेज और कंटेंट सिखाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? शिक्षार्थी की भाषाओं को भाषाओं तथा विषयों के लिए प्रयोग करना। ठीक है, अनेक भाषाओं का शिक्षण अधिगम जिसमें मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं तथा विदेशी भाषा सम्मिलित हैं। बात तो सही है। ठीक है, इसको यार इसमें मुझे हल्का सा डाउट आ रहा है कि शिक्षार्थियों की भाषाओं को भाषाओं तथा विषयों के लिए प्रयोग करना मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है पर्सनली, क्योंकि वो बहुभाषिकता का मतलब यही है कि आप बच्चों की भाषाओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुभाषिकता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अलग अलग भाषाएं सिखा रहे हैं। तो मैं फर्स्ट के साथ जाऊंगी, फिर भी आप कल तक का वेट कर लीजिए। मैं एक बार, ये आया हुआ क्वेश्चन होगा तो ऑफिशियली उन्होंने क्या माना है वो भी हम देख लेंगे। तो ये भी बहुभाषिकता है, बट बहुभाषिकता का एग्जैक्ट मतलब ये नहीं होता कि अलग अलग भाषाएं सिखाना। इसमें बच्चे भी अपनी अलग अलग भाषा लेकर के आते हैं, वो भी होगा। तो इसमें आप डाउट मार्क कर लेना बेशक, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। व्याकरण सीखने में कार्यविधिक ज्ञान को डैश के रूप में जाना जाता है। भाषा सीखने के लिए अपनी त्रुटियों का विश्लेषण करना, व्याकरण के प्रकारों को लागू करने और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके की समझ, व्याकरण के नियमों को सीखना तथा बाद में पुनरुत्पादन। ये तो रट्टाफिकेशन है कि रिपीट करके पूरा एज इट इज लिख दो। ठीक है ना। फिर आते हैं व्याकरण पुस्तक में से व्याकरणिक रूप किस प्रकार करने हैं की समझ। जी रागिनी बताइए। देवेश, तो अगर हम बात करें व्याकरण के प्रकारों को लागू करने
और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीकों की समझ। बच्चा एक्टिव यहाँ ज्यादा है। और कार्य विधिक का मतलब है बच्चा एक्टिवली कोई एक टास्क कर रहा है और उसके माध्यम से व्याकरण को सीख रहा है। व्याकरण पुस्तक से व्याकरण के नियमों को रटना नहीं, त्रुटियों का विश्लेषण करना। कार्य विधिक यानी बच्चा कोई एक्टिविटी, कोई टास्क बेस्ड काम कर रहा है, तो ज्यादा एक्टिव वो यही है सेकंड ऑप्शन में, है ना, क्योंकि उसको इसके पास कुछ प्रकारों को लागू करना, यानी कोई तो कार्य है और उसका इस्तेमाल भी। चलिएगा, खैर सेकेंड ऑप्शन बेटर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं एक बार क्या कहता है। श्रीनगर में, ये तो एक आध क्वेश्चन इस तरह का आता ही है, श्रीनगर में एक शिक्षार्थी तृतीय भाषा के रूप में यानी थर्ड लैंग्वेज, एज अ थर्ड लैंग्वेज के रूप में मलयालम को चुनती है तथा एक वर्ष में कक्षा में उपलब्ध भाषा के अवसरों तथा पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा उसे बोलने और पढ़ने योग्य हो गई है। यह किस रूप में जाना जाता है, ये पूछा है, फटाफट से बताना। 67% लोग कह रहे हैं सेकेंड ऑप्शन। यार कैसी बातें करते हो। देखो एक बार, श्रीनगर में एक शिक्षार्थी तृतीय भाषा के रूप में मलयालम को चुनती है। थर्ड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज मान लीजिए विद्यार्थी की, अगर वो श्रीनगर की है मान लीजिए हैं, वहीं की कोई भाषा होगी, है ना, उर्दू हो सकती है, फारसी, जो भी वहां चलती है भाषा वो हो सकती है। फर्स्ट लैंग्वेज हो गई, मान लिया हमने उर्दू है, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, दूसरी भाषा मान लीजिए अंग्रेजी है स्कूल में, ठीक है, इंग्लिश है। थर्ड लैंग्वेज ले ली बच्चे ने मलयालम, ठीक है। अब ये थर्ड लैंग्वेज ली है तो मातृभाषा तो यही होगी, मतलब जो भी फर्स्ट है, फिर सेकंड स्कूल की हो सकती है। थर्ड लैंग्वेज तो मातृभाषा नहीं होगी ना के रूप में। अब समझते हैं, हो सकती है, देखते हैं कैसे। तथा एक वर्ष में कक्षा में उपलब्ध भाषा के अवसरों तथा, थर्ड लैंग्वेज कैसे मातृभाषा हो सकती है, अनटिल अनलेस अगर उसको माहौल मिला है, उसने तीसरी भाषा के रूप में चूज की है, ठीक। तो अगर मतलब इस भाषा को वो भी जानती नहीं है, तो एक वर्ष में कक्षा में उपलब्ध भाषा के अवसरों तथा पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा, यानी जो अपॉर्चुनिटीज क्लास में मिली, जो एक्टिविटीज बच्चों से घुल मिल करके उसने बातचीत की, है ना, या एक्टिविटी की, लिखना पढ़ना सीखा मलयालम को, उसे बोलने और पढ़ने योग्य हो गई। अब वो बोल भी पाती है और पढ़ भी पाती है। इट इज जस्ट लाइक कि आपने फ्रेंच सीखी, तो एक साल में आपने कुछ क्लासेस ली, आपने उसको बोलना भी सीख लिया, आपने लिखना भी सीख लिया, तो ये क्या हुआ, लैंग्वेज लर्निंग है प्रॉपर। ये अधिगम है, यहाँ की अर्जन है। ये आपको अर्जन क्यों लग रहा था, है ना, ये एनवायरमेंट से थोड़ी उठाया है, प्रॉपर स्कूल में चूज की है लैंग्वेज, उससे पहले आती भी नहीं थी, फिर उसके नियम सीखे हैं, फिर बोलना भी सीखा है। तो ऐसा थोड़ी है कि बोलना, जब आप लैंग्वेज लर्निंग करते हैं तो उसमें बोलना नहीं सीखते, भाई आप नियम भी सीखते हैं, बोलना भी सीखते हैं। तो भाषा अधिगम है, लैंग्वेज लर्निंग है। अर्जन तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके लिए आपको किताबें या स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप घर में मातृभाषा के साथ ही अर्जन हो जाएगा। भाषा का जुड़ना, व्यवकलनात्मक बहुभाषा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 देखना एक बार, ये और पढ़ लो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन के रूप में अनुशंसा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जो लेटेस्ट पॉलिसी है, विदेशी भाषाओं जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, ये जितनी भी यहाँ पे नाम आपको दे दिए 50, ठीक, इनको किसके रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की गई है, त्रिभाषा सूत्र के अंग के रूप में, अतिरिक्त भाषाओं के रूप में, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंगों के रूप में, या कौशल विकास के अंग के रूप में। तो ये आप बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। फॉरेन लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पेशली उन्होंने कहा है कि एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाइए। इवन क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि, अगर मैं बात करूं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में, जरूरी नहीं है कि तीसरी फॉरेन लैंग्वेज ही हो। आपको बताया था कोई भी भारतीय भाषा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में से कोई एक भाषा होती है जनरली, है ना, कि मान लीजिए मातृभाषा हिंदी है, दूसरी भाषा अंग्रेजी है, और फिर कोई भी जो 22 भाषाएं हैं इनमें से कोई एक भाषा होगी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, इनमें से कोई एक भाषा होगी, जरूरी नहीं फॉरेन लैंग्वेज ही हो। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में या एडिशनल लैंग्वेज के रूप में हम लेंगे। और जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो भी एडिशनल के रूप में है। क्लासिकल जैसे संस्कृत है तो वो भी वैकल्पिक विषय के रूप में आप पढ़ेंगे। ये कहती है भारतीय शिक्षा नीति, सॉरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्वेश्चन नंबर 29 देखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का क्या ढांचा है। अब ये तक भी क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछा गया, हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी दोनों में। तो मैंने आपको बताया हुआ है, पहले आप जवाब दे दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। 84% लोग क्या कह रहे हैं। बस ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप भी फ्री और मैं भी फ्री, एक ही क्लास लेने में बैंड बज जा रही है। देखना एक बार, कल ऐप पे तो आपकी छुट्टी है, सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है, हो सकता है, या मैं यूट्यूब पे भी छुट्टी रखूंगी यार, थोड़ा आराम करूंगी, देखेंगे अगर कुछ बनती है बात तो फिर मंडे से करेंगे क्लास।
देखना एक बार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप लोग कह रहे हैं 82% लोग, बिल्कुल सही है। 534 मैंने आपको बताया हुआ, जिसमें 3 का स्क्वायर है, जिनको शॉर्ट में याद रखना है ना, 5 + 3 + 3 + 4, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म और क्या बताया हुआ, FPMS। एफ मतलब फाउंडेशनल पीरियड है 5 साल का, जिसमें 2 साल वो जो बाल वाटिका और वो सब है आंगनवाड़ी, और फिर 1st, 2nd, 3rd क्लास, फिर आपका आ जाता है पी प्रेपरेटरी स्टेज, है ना, 4th, 5th, 3rd to 5th इसमें आ जाएगा, फिर 6th to 8th आपकी मिडल स्टेज, और सेकेंडरी आपका 9th to 12th। FPMS ये 4 भागों में बांट दिया गया है। जो पहले 10 + 2 + 3 का जो सिस्टम होता था, स्कूल लेवल पे तो 10 + 2 ही होता था, उसको रिप्लेस कर दिया गया इसके माध्यम से 5 + 3 + 3 + 4। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से इसको जोड़ करके कुछ भी नहीं बनाने लगा कि 5 को लिख दिया 2 + 3, है ना, ये नहीं कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, जो कि आप लोग दे भी रहे हैं सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ये आखिरी सवाल है आज का। अच्छा, ये आज उन्होंने टाइपिंग नहीं ठीक तो है, देखना एक बार। चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है? चित्रबोध, फटाफट से बताइए। चित्रबोध यानी आप चित्र को देख करके कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसको बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अंजलि, कोई दिक्कत नहीं है। देखना एक बार, फटाफट से बताना, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, हो जाएंगे ठीक। देखिए, थर्ड ऑप्शन 52% लोग कह रहे हैं, समझते हैं। चित्रबोध यानी आपको कोई चित्र दिखाया गया, किताब में कोई चित्र है मान लीजिए, और उसको देख करके आपको समझना है कि क्या, किस बारे में बात हो रही है इस चित्र के अंदर, किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है, किसको हेल्प करेगा, किस चीज में, कौन से आपके कौशल में, भाषा के जो सूबो पाली की हम बात करते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन 4 कौशलों में से किसको बढ़ावा मिलेगा चित्रबोध के माध्यम से, कि किसी चित्र को देख करके आप पहचान पाएं कि क्या चल रहा होगा। सुनने का कौशल सुनाता थोड़ी एक चित्र कहानी, बोलने का कौशल बोल के थोड़ी सुनाता है चित्र, पढ़ने का कौशल, भाई ये पढ़ने के कौशल में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं चित्रों को, कि चित्रों के माध्यम से बच्चा आइडिया लगा ले, अच्छा किस बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। लिखने का कौशल नहीं, पहले पढ़ने का कौशल, क्योंकि पढ़ने के समय तो आप किताबों में चित्र देखते हैं तो बच्चा पढ़ना सीखता है। आप आसपास जा रहे हैं, दुकानों पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, शोरूम्स पे बोर्ड लगे हुए हैं, तो वो आप पढ़ते रहते हैं, वो चित्र भी देख करके आपका ध्यान जाता है किस बारे में बात हो रही है। तो पठन कौशल को बेहतर करता है जो चित्रबोध है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप कमेंट्स में बता देंगे।